आज हमें नया सब टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ लेंस। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लास्ट सब टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी एक तरीके से। तो लेंस के बारे में हमने मोस्टली सुन रखा है, देख रखा है, यूज़ करके रखा है। आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का वो डिवाइस है। तो लेंस में बेसिकली होता क्या है, हमने इससे पहले सीखा रिफ्रैक्शन एट अ कर्व्ड सरफेस। तो अगर एक कर्व्ड सरफेस है हमारे पास, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, इस पर हमने कुछ सवाल भी किए प्रीवियस लेक्चर्स में। लेकिन अब मान लीजिए अगर आपके पास दो कर्व्ड सरफेस हैं ऐसे, या एक कर्व्ड सरफेस हमारे पास ऐसा था, दूसरा कर्व्ड सरफेस इसके बगल में एक और आ जाता है, कुछ मान लीजिए ऐसा रफली। तो इसी चीज़ को हम लेंस बोलते हैं, जहाँ पर यू हैव टू कर्व्ड सर्फेसेस। इन दोनों ही तरीके से देखिए, आपके पास दो अलग अलग कर्व्ड सर्फेसेस हैं और बीच में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो नॉर्मली जो लेंस हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मली ग्लास का बना होता है, ग्लास इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और इसके दो कर्व्ड सर्फेसेस होते हैं। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा डिवाइस दिखता है, ऑप्टिकल फिनोमेना उसके थ्रू जो होगी, वहाँ पर रिफ्रैक्शन ही होगा, लेकिन उस डिवाइस को हम लेंस बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिगर में आपको तीन तरह के फिगर दिए हुए हैं। पहले में आप देखिए कि यहाँ पर जो दो सर्फेसेज हैं वो दोनों ही कॉन्वेक्स सर्फेसेज हैं, बोथ ऑफ देम आर कॉन्वेक्स सर्फेसेज। यहाँ पर जो दो सर्फेसेज हैं दोनों ही कॉनकेव सर्फेसेज हैं, और लास्ट में एक आपको कॉनकेव सर्फेसेज है और एक कॉन्वेक्स सर्फेस है। तो इट कैन इवन बी अ कॉम्बिनेशन। तो इस पर कोई कंडीशन नहीं है कि कॉन्वेक्स होना चाहिए या कॉनकेव होना चाहिए, कंडीशन ये है कि देयर शुड बी टू सर्फेसेज, टू कर्व्ड सर्फेसेज। ठीक है। तो जब दो कर्व्ड सर्फेस होंगे तो क्या होगा, लाइट मान लीजिए कहीं से भी आ रही है, जैसे यहाँ पर लाइट एक ऑब्जेक्ट से मान लेते हैं आई, यहाँ से स्टार्ट हुई, इस लाइन को फॉलो की, तो फिर लाइट पहले एक सरफेस पे आएगी, तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर लाइट कुछ बेंड होकर आगे जाएगी, फिर दूसरे सरफेस पे जाएगी, फिर से इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली टू रिफ्रैक्शंस होंगे। क्योंकि हमेशा दो कर्व सरफेस है तो आपको हमेशा दो रिफ्रैक्शन मिलेंगे। तो ये लेंस की सबसे खास बात है कि लेंस में दो कर्व सरफेस होने की वजह से दो बार आपको रिफ्रैक्शन मिलते हैं। अब हमें जो पढ़ना है, हमें प्राइमरली एक खास कैटेगरी का लेंस पढ़ना है, दैट इज थिन लेंस। ये हमारा सिलेबस है। थिन लेंस का मतलब क्या है बेसिकली, थिन लेंस का मतलब ये है कि जो मैथमेटिकल टर्म्स हमने अब तक इस्तेमाल किया, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस या रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह, तो वही मैथमेटिकल डिस्टेंस टर्म्स यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट होगा, कहीं ना कहीं उसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पर इन टर्म्स के कंपैरिजन में जो थिकनेस है इस लेंस की, वो काफ़ी कम होनी चाहिए। तो बेसिकली थिन लेंस उस लेंस को हम कहते हैं वेयर थिकनेस ऑफ लेंस इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब सिंपल है, आप समझिए कि आप निग्लेक्ट करेंगे। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे अभी लेंस, इससे पहले आपने 9th-10th में जब भी आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है वहाँ पर आपने लेंस के फिगर्स वगैरह सॉल्व किए हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो क्या होता है, फोकस पर रखते हैं तो क्या होता है, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, इस तरह के सवाल आपने किए हैं। अब उन्हीं चीज़ों को मैथमेटिकली देखना है। तो यहाँ पर जो भी मैथ्स हम करने जा रहे हैं, वहाँ पर पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि हम जो कि थिन लेंस पढ़ना है हमें सिलेबस में, यानी कि उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है बेसिकली। ओके। फिर यहाँ पर जो प्राइमरीली चीज़ें हैं वो एक पहला कि चूंकि दो कर्व्ड सरफेस है तो हर कर्व्ड सरफेस का अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फॉर एग्जांपल आप देखो पहले फिगर ए में, यहाँ पर ये जो सरफेस हमारा जो पहला सरफेस मिल रहा है, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इधर होगा, तो देखो ये पॉइंट आपको C1। फिर ये जो दूसरा सरफेस है उस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पर है, ये पॉइंट है C2। तो अब जब दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर हैं तो जाहिर सी बात है फिर पोल से लेकर के C1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। अब चूंकि यहाँ पर दो हैं तो जाहिर सी बात है फिर दूसरा भी बनना चाहिए, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अगेन पोल से लेकर के C2 तक का डिस्टेंस, इसको हम कह सकते हैं R2। अब ये R1 R2 के बराबर होगा, उससे कम होगा, ज़्यादा होगा, ये सब अभी आगे का डिस्कशन है। लेकिन इतना हमें फिलहाल दिख रहा है कि दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बन रहे हैं।
यहाँ पर भी 2 सरफेस है, हर सरफेस के अपना एक कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब जरा जो मैं कह रहा था आपसे कि आपको थिन लेंस मानना है, तो थिन लेंस मानने का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम ये मानते हैं कि जैसे ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और बीच में एक पॉइंट है जिसको पी से डिनोट किया जा रहा है। तो जो पी पॉइंट है बीच में, उसे हम कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको कि हम पोल कह रहे थे इससे पहले। आप उसको पोल भी कह सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। और जो लाइन है ये C1 और C2 को ज्वाइन करती हुई, ये जो C1 C2 की लाइन जो ज्वाइन कर रही है, इसको हम कह इसी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ऑलरेडी देख रखी हैं प्रीवियसली, तो कुछ नया खास नाम आ नहीं रहा है। अब यहाँ पर जैसे तो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको और बीच में एक पॉइंट पी है, तो आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये एक अलग पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट पी है, फिर एक अलग पॉइंट है। लेकिन जो हम मैथ्स करते हैं उसमें हम ऑलमोस्ट मान के ये चलते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स में थिकनेस लेंस की इतनी कम है कि ये तीनों पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही जगह पर है। क्योंकि जो रिलेटिव नंबर है यहाँ पर, जैसे R1 या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, उन सब के कंपैरिजन में इन तीनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज नेग्लिजिबल। तो यही मतलब है थिन लेंस का। तो जो थिन लेंस की हम मैथ्स करेंगे तो ऑलमोस्ट इन तीनों पॉइंट को आप कह सकते हो कि तीनों कोइंसाइडिंग पॉइंट्स हैं, तो हमें फ़र्क नहीं करना है, इसके थिकनेस का ध्यान रखना ही नहीं है। ऑब्वियसली आपको फिगर में ड्रॉ रहेगा कुछ इस तरीके से, आपको लगेगा कि यार ये तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, बट मैथ्स करने के टाइम पे तीनों को हम एक ही पॉइंट मानते हैं। तो दो सर्फेसेस होंगे, दोनों सर्फेस के अपने अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, अपना अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं या पोल बोलते हैं। ओके, अब लेंस की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि इकलौती ही प्रॉपर्टी है उसका फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि कहाँ पर लेंस इनकमिंग रेज को फोकस पे, जहाँ पर एक साथ लेंस इनकमिंग रेज को एक पॉइंट पर आप कह सकते हैं कन्वर्ज करता है, वो उसका फोकस पॉइंट बनाता है। तो फोकस पॉइंट को कैसे हम पहचानते हैं? तो यहाँ पर इस फिगर को देखो, पहले फिगर में पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। तो पैरेलल रेज जब आते हैं इस तरीके से, तो हम इस चीज़ को हमने क्या सीखा है, ये मिरर के टाइम पर भी हमने देखा था। तो जब पैरेलल रेज आता है तो हम मान के ये चलते हैं कि ये काफ़ी दूर से आ रहा है, फ्रॉम ऑलमोस्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस। तो ये रेज जब आ रही हैं इस लेंस पे पहुंच रही हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, दो सर्फेसेस है, दोनों सर्फेसेस में रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। फाइनली आफ्टर बोथ द रिफ्रैक्शन, ये रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये रेज कन्वर्ज हो जा रही हैं। तो ऐसे लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, जो इनकमिंग पैरेलल रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देते हैं। ये जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है पी पॉइंट से फोकस तक की जो दूरी होती है, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को प्राइमरीली एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है इस पूरे लेंस सब टॉपिक में। सेम अप्लाइज हेयर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फर्क है। यहाँ पर जो लेंस है इसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं या इसको डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। आपको फिगर देख के समझ में आ भी रहा हो कि क्यों हम इसको डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनकमिंग लाइट रेज आ रही हैं वो कन्वर्ज होने की जगह पर कुछ इस तरीके से सरफेस का यहाँ पर ज्योमेट्री है कि ये डाइवर्ज हो रही हैं। अल्टीमेटली रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन नेट इफेक्ट ऐसा है कि ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो ये लाइट रेज को अगर हम अब फर्दर पीछे एक्सटेंड करें, देन दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। तो एट द पॉइंट वेयर दे अपीयर टू मीट, इस पॉइंट को भी हम फोकस पॉइंट ही कहते हैं। तो कहीं पर एक्चुअल में दे विल मीट, कहीं पर दे अपीयर टू मीट, दोनों ही केस में पॉइंट को हम फोकस ही कहते हैं, सिर्फ लेंस का नाम बदल जाता है, पहले केस में कॉन्वेक्स लेंस, दूसरे केस में कॉनकेव लेंस। और यहाँ पर भी इस फोकस पॉइंट से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक की जो दूरी है, इस लेंथ को हम अगेन फोकल लेंथ ही कहते हैं, स्मॉल एफ। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो नाम है या फोकस पॉइंट, ये कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, इन पर दोनों के लिए एक कॉमन फिजिक्स है, कॉमन प्रैक्टिस यही है कि हम दोनों के ही पॉइंट को, जहाँ पर या तो रेज एक्चुअल में कन्वर्ज हो, यहाँ पर जहाँ पर दे अपीयर टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, और फोकस से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक की जो दूरी है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, फिर जो साइन कन्वेंशन हमारे मैथ्स का, तो साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली सेम फॉलो होगा, इसमें कुछ भी फर्क नहीं होगा, जितना हमने साइन कन्वेंशन अब तक पढ़ा है एग्जैक्टली सेम फॉलो होगा।
उसी साइन कन्वेंशन को दिमाग में रख करके आप जस्ट देखो यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि जो पहला लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है, तो लाइट जिस डायरेक्शन में आती है उसी डायरेक्शन को हम प्लस मानते हैं। तो फोकल लेंथ निकालना जब हमें है एफ, तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए जाहिर सी बात है हमें पी से एफ की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब हम पी से एफ की तरफ जा रहे हैं यानी कि इनकमिंग लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर उस केस में जो कॉन्वेक्स लेंस होगा हमारा, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ मिलेगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए पॉजिटिव। वही अब आप कॉन्केव लेंस के लिए चेक करो। कॉन्केव लेंस में इनकमिंग लाइट कुछ ऐसे आ रही है, हमें फोकस पॉइंट तक जाने के लिए पी से एफ पीछे जाना है। यहाँ पर इसको F2 से शो किया जा रहा है, अब उसको F भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो P से हमको फोकस पॉइंट तक जाना है जहाँ पर दीज रेज अपीयर टू कन्वर्ज। तो इधर जो हमको जाना पड़ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है, तो यानी कि ऑब्वियसली बात हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। इनकमिंग लाइट प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना पड़ रहा है। तो यानी कि इस केस में फिर जब हमारा जो फोकल लेंथ होगा F, वो क्या होना चाहिए, वो होता है नेगेटिव। तो अगेन ऐसे याद रखना भी आसान है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है। इससे पहले आपने ये चीज़ मिरर में देखी थी, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर था और कॉन्केव मिरर था। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी वहाँ पर ये हुआ था कि फोकल लेंथ पॉजिटिव था, कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव था। तो ये दो चीज़ें आपको अक्सर इस्तेमाल होंगी, क्योंकि कभी कभी सवाल ऐसा होगा कि आपको पूछा जाए कि पर्टिकुलर कोई लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है। तो जब हम सॉल्व करेंगे और फोकल लेंथ हमें नेगेटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एक कॉन्केव लेंस है, या अगर हमें पॉजिटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे वो एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये सब क्वालिटेटिव बातें थी। तो किसी भी लेंस की मेन प्रॉपर्टी जो होती है वो उसकी फोकल लेंथ होती है। अब हम एग्जैक्टली देखते हैं कि लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। जो उसका मैथ्स है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर है तो फिर उसका इमेज किस पोजीशन पे फॉर्म होगा, तो उस चीज़ को हमको ड्राइव करना पड़ेगा। तो वो डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने एक फिगर में एक लेंस है। अब लेंस पहले हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी इस बात पे कि लेंस के अंदर दो कर्व्ड सर्फेसेस हैं, तो जाहिर सी बात है दो बार रिफ्रैक्शन होगा। तो हमें एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट करना है एकदम बेसिक से कि अल्टीमेटली लेंस में हो क्या रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। और किसी भी कर्व्ड सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैथ्स ऑलरेडी हमें आती है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए ऑब्जेक्ट है O, तो O पॉइंट से लाइट स्टार्ट होती है, निकल रही है, वो पॉइंट G पर पहुंची, तो G पॉइंट पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो जब G पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये हमें पता है रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये जो लेंस है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और राइट हैंड साइड पे जो मीडियम है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। मतलब मान के चलो कि इस साइड भी एयर है या इस साइड भी एयर है। तो अब एयर के लिए तो वो एक स्पेशल केस हो गया, हमें जेनरिक केस रखना है, इसलिए हम फिलहाल μ1 मान रहे हैं। ये इस साइड वाटर हो सकता है, इस साइड भी वाटर हो सकता है, इट कैन बी एनी मीडियम। तो फिलहाल के लिए मगर ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने के लिए कि लेंस के दोनों साइड पर जो मीडियम है वो सेम है। ठीक है, और बीच में लेंस जिस मीडियम से बना हुआ है, जैसे मोस्टली लेंस क्या ग्लास से बना होता है, तो बीच में जो मीडियम है दैट मीडियम लेट्स से इट्स ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीच में जो है लेट्स से इट्स μ2। ओके, अब जो पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए सेकंड मीडियम क्या होगा, μ2 जैसे फॉर्मूले में है, डिवाइड बाई v। अब v क्या होगा, v क्या फाइनल इमेज है, यहाँ पर जो इमेज आई दिखाई दे रही है, नहीं फाइनल इमेज नहीं है। v क्या है, अपने आप सोचिए, v वो उस पॉइंट का पोजीशन है जिस पॉइंट पर आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, जो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, उस रिफ्रैक्शन की वजह से अगर मान लो कि ये जो सेकंड सरफेस है वो है ही नहीं, मान लो ये A टू E टू B ये सेकंड सरफेस होता ही नहीं, तो सिर्फ एक ही रिफ्रैक्शन होता, एक ही सरफेस होता। तो अगर एक ही सरफेस सिर्फ होता तो वो कहीं ना कहीं इमेज तो फॉर्म होता ही होता, सिर्फ एक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगी उस पॉइंट का पोजीशन है, तो उसे हम इंटरम पोजीशन जो कि है उसे हम V1 से डिनोट कर सकते हैं। इट्स लाइक इंटरमीडिएट स्टेप। फिर जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको इंटरमीडिएट स्टेप आता है, वैसे ही समझिए एक इंटरमीडिएट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर ये जो V1 हम मान के चल रहे हैं वो मान के चल रहे हैं उस पॉइंट का पोजीशन जिस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होती अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही सरफेस होता जस्ट आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फिर माइनस क्या होगा, माइनस में अगेन वो तो सेम चीज़ है, μ1 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट तो वही है,
तो ऑब्जेक्ट के लिए डिवाइड बाई यू। ये जो सारी कैलकुलेशन है हम मान के चल रहे हैं ये पॉइंट पी से हो रही है। तो अगेन ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे सिलेबस में जो हमें लेंस पढ़ना है वो कौन सा लेंस पढ़ना है, वो थिन लेंस पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो डी टू ई डिस्टेंस है इसको आप ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट मान के चलो, आप मान के चलो कि ये डी पी ई ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर, अदरवाइज पर कैलकुलेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और वो हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है। फिर राइट हैंड साइड क्या होगा, म्यू टू माइनस म्यू वन सेकेंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके लिए जाता था, जो सरफेस होता था। तो यहाँ पर ये पहला सरफेस क्या है, पहला सरफेस है ए डी बी। तो अभी जो फिलहाल हमारा डिस्कशन चल रहा है वो डिस्कशन चल रहा है फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ए डी बी, ठीक है। तो ए डी बी सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कैसा होगा, वो कुछ यहाँ पर है C1। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। अब चूंकि वो पहला सरफेस है तो मान लेते हैं कि लेट्स से कि वो जो डिस्टेंस है दैट इज जो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जिसको कह सकते हैं दैट इज R1। तो ये हो जाएगा वैल्यू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई R1। ओके, तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन आफ्टर फर्स्ट सरफेस। लेकिन यहां पर कहानी हमारी खत्म नहीं हो रही है। अब क्या हो रहा है, अब एक्चुअल में एक सरफेस और है A टू B वाया E। अब उस सरफेस की अगर हम बात करें तो उस सरफेस पे क्या हो रहा है, उस सरफेस पे ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई वही पास करेगी, यानी कि AEB में जब लाइट गिरेगी तो उसे क्या लगेगा कि क्या वो लाइट इस ऑब्जेक्ट O से आ रही है, उसे वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो लाइट एक्चुअली ऑब्जेक्ट O के डायरेक्शन में है नहीं, वो पहले ही बेंड हो चुकी थी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। उसे वो ऐसा लगेगा कि वो लाइट जो है वो बेसिकली इस पॉइंट से आ रही है जहां पर इंटरिम इमेज बन रहा था। तो जहां पर इंटरिम इमेज बन रहा था वो पॉइंट बेसिकली कैसे एक्ट करेगा, अब वो पॉइंट सेकंड लेवल पर एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन acts as an object for second refraction, ठीक है। एग्जैक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे होता है कि अगर एक दो स्टेप का रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है फिर वो एज ए रिएक्टेंट काम करता है फॉर द सेकंड स्टेप, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो ये पहला सरफेस कैसा है, पहला सरफेस बेसिकली कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स सरफेस में चीज़ें ऑब्वियसली बेंड हुई होंगी, तो उनको जब पीछे ऐसे हमने जब पीछे उनको फर्दर एक्सटेंड किया तो वो कहीं बीच यहाँ पर O1 पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट किया इस लाइन को, और एक रे हमेशा हमारी जाती है अलोंग द P जो कि परपेंडिकुलर होती है। ये तो कई दफ़ा हमने डिस्कस कर लिया कि जो रे सीधा जा रही है, अगर ऑब्जेक्ट O से दो रे हम माने, एक रे O से G की तरफ गई, एक रे O से P की तरफ जाएगी, तो ये ही सीधा इसी लाइन पर आगे रिफ्रैक्ट होकर सीधा आगे जानी है। यानी कि जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे इस O2P रे को, वो इसी लाइन पर पीछे जाएगी, और ये O2G जो रह गई वो आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें पीछे की तरफ तो वो कहीं यहाँ पर आई। तो ये मान के चलिए कि ये जो पॉइंट है O1 वो बेसिकली अब एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन। बट जब आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको इसको ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, आपका जो मैथ्स है वो इक्वेशन में इजीली रिफ्लेक्ट हो रहा है, बस आपको इक्वेशन सही से लिखना है। अब हमें बात करनी है रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। तो जब इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमारे पास जो रिफ्रैक्शन एट सरफेस का फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे। अब यहाँ पर AEB सरफेस के लिए सेकंड मीडियम कौन सा है, अब ध्यान सोचना कि सेकंड मीडियम कौन सा है। सेकंड मीडियम वो होता है जहां पर लाइट रिफ्रैक्ट करने के बाद जा रही है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो म्यू1 है इसके राइट हैंड साइड वो एक्चुअली एक्ट करेगा एज अ सेकंड मीडियम। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1 डिवाइड बाई, अब हमें आफ्टर सेकंड रिफ्रैक्शन सारा काम हो गया, क्योंकि दो ही सरफेस है तो दो ही रिफ्रैक्शन है, तो आफ्टर सेकंड रिफ्रैक्शन जो हमें फाइनल इमेज पोजिशन मिलेगी वही हमारी फाइनल इमेज होगी थ्रू दिस लेंस। तो उसको हम मान लेते हैं दैट इज लेट्स से V, ठीक है, जो कि यहां पर फिगर में I से डिनोट हो रहा है। अब माइनस फर्स्ट मीडियम क्या है सरफेस के लिए AEB के लिए, जहां से लाइट आ रही है, तो इसके ठीक पहले कौन सा मीडियम है, इसके ठीक पहले मीडियम जो है दैट इज म्यू2। तो ये अब म्यू2 इसके लिए एज अ फर्स्ट सरफेस एक्ट करेगा, डिवाइड बाई क्या होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, जो अभी हमने सीखा कि इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मिला था हमें, वो मिला था V1, तो ये म्यू2 डिवाइड बाई हो जाएगा
v1। अब आप अगेन वही सोचोगे कि यार ये पहले सरफेस पे इस पॉइंट से सब कुछ हो रहा था, सेकंड सरफेस में इस पॉइंट सब कुछ हो रहा है, बट मैंने आपको उससे पहले ही बता दिया है कि ये तीनों पॉइंट डी ई पी को आप एक ही पॉइंट मान के चलो, इसीलिए जो यहाँ पर v1 था और जो यहाँ पर v1 है वो दोनों सेम हो गया है। अदरवाइज दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए था, बट अगर वो डिफरेंस हम ले लेंगे तो फिर हम कभी लेंस थिन लेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर ही नहीं पाएंगे। ओके, सो मूविंग अहेड, अब सेकंड मीडियम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, बट सेकंड मीडियम क्या है यहाँ पर, म्यू वन है, तो हम लिखेंगे म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइड बाई ए बी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ए बी सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ है C2, तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, वो R1 नहीं होगा बल्कि वो कुछ अलग होना है, वो क्या होगा फिर, वो R2 कह सकते हैं उसको, तो दैट विल बी R2। तो हम लिखेंगे म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइड बाई R2। तो अगर जस्ट फिगर से कंपेयर करना है तो इस पॉइंट से जो फाइनल इमेज हमें लग रही है, जो फाइनल इमेज हमें ट्रेस हो रही है, वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो बेसिकली इस पॉइंट से हम मेजर कर सकते हैं। तो पॉइंट P से I तक की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, दैट इज योर फाइनल इमेज डिस्टेंस जो हमें निकालनी है बेसिकली, माइनस म्यू टू बाई V1। ये जो ऑब्जेक्ट O1 है दैट इज लाइक एन इंटरम image which is acting now as an object for the refraction at second surface, equated with mu1 minus mu2 by r2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम कुछ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अननोन टर्म क्या है, v1 अननोन टर्म है, तो आप इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सीधा ऐड कर दो, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको mu2 by v1 और यहाँ पर माइनस म्यू टू बाई v1, ये कैंसिल होता दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, फिर उस केस में लिख सकते हैं म्यू वन डिवाइड बाई वी माइनस म्यू वन डिवाइड बाई यू, ये इस साइड रहेगा, इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ओके, अब इसको फर्दर हम क्या ले सकते हैं, म्यू वन कॉमन ले सकते हैं, तो म्यू वन अगर हमने कॉमन ले लिया ये हो जाएगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू, यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। इस म्यू वन को हम यहाँ डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, तो ये फाइनल रिजल्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये मिल रहा है हमें वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, क्योंकि म्यू वन और म्यू वन कैंसिल हो जाएगा, इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो ये जो फाइनल रिजल्ट मिला है हमें, इस फाइनल रिजल्ट को ही हम एक तरीके से कहते हैं कि ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा और हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ समझिए कि ये जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, यहाँ से आपको चीज़ें याद रखनी है। ओके, जहाँ पर आपको v क्या है, v इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस, u क्या है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r1 r2 क्या है, r1 r2 पहले सरफेस का, r1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट सरफेस, r2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड सरफेस, और म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू क्या है, म्यू टू है जिस मीडियम से लेंस बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू वन क्या है, उस लेंस को जिस मीडियम में रखा गया। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लास है और दोनों तरफ एयर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्लास को एयर में रखा गया है, तो जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर म्यू वन से शो किया गया है। ओके, अब इस रिजल्ट को फाइनली हमें यूज करना है। अब अगर हम मान लें कि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एट अ वेरी फार डिस्टेंस, वेरी फार डिस्टेंस वाला कौन सा केस होता है, वो केस तब बनता है जब इनकमिंग लाइट रेज पैरेलल होती हैं टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वेरी फार डिस्टेंस में यू को मान सकते हैं दैट यू इज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। तो जब यू इज इन्फिनिटी तो हमने क्या सीखा कि लेंस इमेज कहाँ पे फॉर्म कराता है, लेंस फिर इमेज फॉर्म करता है फोकस पॉइंट पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस केस में फिर जो हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द पोल, वो बेसिकली क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिंपली हमारा फोकल लेंथ। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब इनकमिंग लाइट रेज पैरेलल हैं। पैरेलल कब होंगी, व्हेन योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इन्फिनिटी। तो जब u इज इन्फिनिटी, इन दैट केस इमेज फॉर्म्स एट फोकस। व्हेन इमेज फॉर्म्स एट फोकस तो हम v को क्या कह सकते हैं, हमने जो सीखा इससे पहले कि v इफेक्टिवली टर्न्स आउट टू बी आवर फोकल लेंथ। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करें तो वन बाई वी की जगह पर हम कह सकते हैं वन बाई एफ, वन बाई यू
जीरो हो जाएगा बिकॉज 1 बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, तो 1 बाई एफ बन गया हमारे पास μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो एक्चुअल में ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट को एक्चुअल में कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होता है कि अगर आपके पास एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, उस मटेरियल से अगर लेंस बनेगा और एक ऐसे मीडियम में रखा जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और उसके दोनों सर्फेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिए हुए हैं, तब उस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो आपको इस f की वैल्यू से मिल जाएगा। सो दिस इज इफेक्टिवली योर लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ओवरऑल ये जो आपका इक्वेशन का राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड बेसिकली क्या है, 1 बाई एफ। तो अब इस राइट हैंड साइड को हम चाहें तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू से इक्वेट कर सकते हैं। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू कैन बी रिटन एज व्हाट, ये पूरा राइट साइड देखो, कंपेयर करो, म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2, ये पूरा का पूरा राइट साइड क्या है, दिस इज योर 1 बाई एफ। सो दिस रिजल्ट इज एक्चुअली योर लेंस फॉर्मूला। जैसे आपको मिरर फॉर्मूला मिला था, मिरर फॉर्मूला वाज 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, उसी तरीके से ये लेंस फॉर्मूला है। बट फर्क क्या है दोनों में, फर्क ये है मिरर और लेंस के केस में, जो कि फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, कि मिरर के केस में कहानी बहुत सिंपल थी। मिरर के केस में कहानी ये थी कि फोकल लेंथ को सिंपली हम r बाई 2 लिख सकते थे। जस्ट साइड में लिख देता हूँ, आपको अगर याद नहीं तो याद दिला देता हूँ। मिरर के केस में फोकल लेंथ हो जाता था सिंपली r बाई 2, लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ जस्ट डजंट ओनली डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सिर्फ R1 R2 पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो फोकल लेंथ डिपेंड करता है लेंस के मटेरियल पर, यानी कि μ2 के ऊपर। साथ में फोकल लेंथ डिपेंड करता है कि लेंस को किस मीडियम में रखा गया है। फॉर एग्जांपल, आप फैक्ट्री से उठा करके एक ग्लास का लेंस लेकर के आए, उस ग्लास के लेंस को आपने लैब में रखा, तो लैब में रखा यानी कि इफेक्टिवली आप कह सकते हो कि आपने एयर में रखा। आसपास लैब में क्या होता है, एयर ही होता है, तो यानी कि उस केस में μ1 हो जाएगा 1। लेकिन उसी लेंस को अगर आप पानी में उठा के रख दोगे तो आपका μ1 की वैल्यू बदल जाएगी ना, क्योंकि μ1 ग्लास के लिए कुछ, एयर के लिए कुछ अलग है, वाटर के लिए कुछ अलग है। एयर के लिए 1 होता है, वाटर के लिए 1.33 होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसका जो फोकल लेंथ होता है, वो सिर्फ लेंस के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि लेंस किस मीडियम में रखा गया है उस पर भी डिपेंड करता है। साथ में फिर उसके जो दोनों ही सर्फेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है उन पर भी डिपेंड करता है, R1 और R2 पे। तो ये सारे चारों पैरामीटर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और जब हमें फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मिल जाता है, तो फिर हमारा फाइनल जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपली 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो एक्जैक्टली सेम है, उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो हमने मिरर फॉर्मूले में के टाइम पर साइन कन्वेंशन हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तब से वही सेम साइन कन्वेंशन यूज करना है। आपको याद रखना भी आसान है। मिरर फॉर्मूले में जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, लेकिन जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ये हमने इससे पहले ही देख लिया। तो इस लेक्चर में हमने समझ लिया कि व्हाट इज लेंस, हाउ इट फंक्शंस एंड इट्स मेन रिजल्ट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस के इन्हीं लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।